and sharing with you PDF file. I think it's visible. Is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. Again, I would like to tell you today we are going to conduct test series 14. Date is 13 July 2021 under the banner of JS English Literary Society Allahabad, and we know it very well कि all these things formalities है. उसके अलावा उसमें अगर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हमने लिया था जो मेरी नजर में था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के रूप में शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछे गए थे, लेकिन उस पार्टिकुलर चीज को कई ऑप्शन में करके एक क्वेश्चन में कई सारे इंफॉर्मेशन रखे गए हैं. कुछ उसमें आपको पहले भी डिस्कस किया गया था, लेकिन फोरम को फुल करने के लिए वो पॉइंट्स रखा गया है. फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री क्रिस्टोफर मार्लो को कहा गया है कि वो फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री है. यह स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है कि फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री की पोइट्री या ड्रामा में पोइट्री को यूज करने वाले वह एक आदमी थे जिन्होंने, उनका नाम क्या है, क्रिस्टोफर मार्लो है. किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा जाता है, ये सब लोगों को पता है, कोई बहुत फिलोसफिकल पॉइंट नहीं बात हो रही है. फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, ये भी हम सारे लोगों को जानकारी है कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन. फादर ऑफ एसे मॉन्टेन. तो यू आर गेटिंग द पॉइंट कि ये थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों के कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे और फादर ऑफ एसे. तो डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन, रिमेंबर दैट कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे मीन्स फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ एसे मीन्स मॉन्टेन. जब आप इंग्लिश एसे की बात करते हो तो इंग्लिश एसे का मतलब कि पार्टिकुलरली बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर we have to know who was the first author, who was the first writer who started to write essay in English literature या in English. So the credit goes to whom? The credit goes to Francis Bacon, a well-known essayist, philosopher, and you can say कि रेटरिक रेटोरिशियन जो थे, और वो क्या होते इन द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ या इन एलिजाबेथन एज, जिन्होंने 58 एसेज लिखा हुआ था और वो फॉर्मल एसेइस्ट थे. उनके एसेज 1597, 1612 एंड 1625 में पब्लिश होता है. दूसरा चीज की एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि फादर ऑफ एसे मॉन्टेन है. मॉन्टेन फ्रेंच एसेइस्ट है, और हमें और आपको ये पता है कि जब आप मॉन्टेन की बात करते हैं या फ्रेंच एसेइस्ट को लेकर के बात करते हैं, तो वी नो इट वेरी वेल कि जो मॉन्टेन है वो फ्रेंच एसेइस्ट है. और उनके जो वर्ड जो एसे है, यह एसे वर्ड कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड एसाई से आया, जिसका मतलब क्या होता है कि मेक एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग, जिसका मतलब होता है कि कुछ चीज लिखने का प्रयास करना. तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ऐसे वर्ड फ्रेंच वर्ड एसाई से आया है, और एसाई को जन्म देने वाले कौन रहे हैं? फ्रेंच एसाइस्ट मॉन्टेन रहे हैं. एसाई का मतलब होता है कि मेक एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना. तो फादर ऑफ एसे मॉन्टेन फ्रेंच एसाइस्ट है, और वो कैसे एसाइस्ट थे? इनफॉर्मल एसाइस्ट थे. एंड यू विल कम टू नो कि जो मॉन्टेन है, मॉन्टेन का जो लिखने का तरीका था वही इंग्लिश लिटरेचर में किसका रहा? चार्ल्स लैम्ब का रहा. चार्ल्स लैम्ब जिस तरीके पर लिखते थे अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में वो बात करते थे, उस तरीके को सबसे पहले किसने शुरू किया है? मॉन्टेन ने ही शुरू किया है. फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? कारण है कि जॉन वाइक्लिफ ने जो है बाइबल का ट्रांसलेशन, जो ओल्ड टेस्टामेंट था उसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया था, इसलिए द क्रेडिट गोज टू हुम? द क्रेडिट गोज टू जॉन वाइक्लिफ. तो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ को, जॉन वाइक्लिफ पहले इंग्लिश प्रोटेस्टेंट भी हैं. जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है. जॉन वाइक्लिफ वाज द कंटेम्परेरी ऑफ हुम? ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ जोफ्रे चौसर. तो उस एज से बिलोंग करते हैं जो चौसर का एज रहा है. तो आप जॉन वाइक्लिफ को लेके इतनी सारी बातें कर सकते हैं. उसके बाद है कि द फर्स्ट यूज ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर का सबसे पहले यूज किसने? एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैरेक्टर का सबसे पहले यूज पूरे लिटरेचर में, या कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट किसने लाया? तो कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल ने लाया, ये गलत है. कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट किसने लाया है? थियोफ्रेस्टस नाम के एक ग्रीक ऑथर थे. थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया लिटरेचर में, कि हमें इस चीज को कैरेक्टर कहना है, या अगर हम कोई कहानी बता रहे हैं तो उसमें जो पात्र होंगे या जो भी उसमें कैरेक्टर्स है उनको में कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का क्या डिफिनेशन होगा, कैरेक्टर होंगे कैसे, इस सब चीजों को लेकर के बात अगर किसी ने किया है तो कौन है? थियोफ्रेस्टस है. इसका मतलब क्वेश्चन 1 का जो ऑप्शन एफ है, द फर्स्ट यूज ऑफ कैरेक्टर, तो ये अरिस्टोटल, ये गलत है.
और ये काम किसने किया था? थियोफ्रास्टस ने किया है। आंसर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थियोफ्रास्टस, अ ग्रीक ऑथर, वाज फर्स्ट मैन हु यूज्ड द फर्स्ट कैरेक्टर, जिन्होंने पहली बार कैरेक्टर का यूज किया हुआ है। अरिस्टोटल का क्या इंपॉर्टेंस है? अरिस्टोटल दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी इन पोएटिक्स। अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट दिया है अपने एक मार्वेलस वर्क में जिसका नाम पोएटिक्स है। फिर उसके बाद जो है आपको एक चीज और डिटेल में बताई गई कि फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए अरिस्टोटल यूज्ड द वर्ड इथॉस। अरिस्टोटल ने जो है ग्रीक वर्ड का यूज किया है जिसका मतलब, जिसका नाम है इथॉस, और इथॉस किसके लिए आता है? कैरेक्टर के लिए आता है। ये उन्होंने पोइटिक्स में यूज किया है। एंड फॉर प्लॉट, और प्लॉट के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया है उसका नाम माइथॉस है। और इसके अलावा ही आल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, हाइमार्सिया, ह्यूब्रिस, कैथारसिस, एनाग्नोरिसिस एंड थ्री यूनिटीज। इसके अलावा अरिस्टोटल ने ये सब भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ही emphasized अपॉन यूनिटी ऑफ एक्शन एमंग थ्री यूनिटीज। और जो तीन यूनिटीज है उसमें से सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी पर जोर दिया है तो यूनिटी ऑफ एक्शन है। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेजिडी लिख रहे हैं तो केवल ट्रेजिक एक्शन होना चाहिए, देयर शुड बी नो मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एक्शन। इफ यू आर राइटिंग कॉमेडी, देयर शुड बी ओनली कॉमिक एक्शन, नो यूज ऑफ ट्रेजिक एक्शन। दिस इज द यूनिटी ऑफ एक्शन को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। तो इन दिस में क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया कि अरिस्टोटल का क्या रोल है, थियोफ्रेस्टस का क्या रोल है, उसको लेकर के हमने बात किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु गेव द स्पॉट टाइम थियरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी जा चुकी है। और ये आप समझिए कि स्पॉट टाइम थियरी पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो स्पॉट टाइम थियरी जो है ये वर्ड्सवर्थ का है। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, ऐसे के रूप में आता है कि जस्ट राइट एन एसे ऑन द स्पॉट टाइम थियरी गिवन बाय वर्ड्सवर्थ। तो स्पॉट टाइम थियरी जो है ये वर्ड्सवर्थ की देन है। इन्होंने इसको कब दिया था उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड जो कि 1800 ईस्वी में आता है, ही का मतलब वर्ड्सवर्थ गेव द कॉन्सेप्ट द स्पॉट टाइम थियरी। वर्ड्सवर्थ ने द स्पॉट टाइम थियरी को दिया था, विच रिफर्स, जो कि इस चीज को रिफर करता है, दैट द पोइट्री गोज अंडर 4 क्लासेस, की पोइट्री जो है 4 चरणों से होकर के गुजरती है। वह कौन सी चरण है? ड्यूरिंग इट्स कंपोजिशन, जब पोयम की रचना होती है तो वह पोयम 4 चरणों से होकर के गुजरती है। वह कौन से चरण है? इमोशन का चरण होता है, मेमोरी का होता है, रिकलेक्शन का होता है एंड क्रिएशन। ये चारों चरण ही क्या है? द स्पॉट टाइम थियरी है। इसी को द स्पॉट टाइम थियरी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि द एबव प्रोसेस कैन हैपन विद इन 42 ईयर्स इन the above process can happen within 42 hours। विदिन 42 आवर्स होना चाहिए, बार बार यहाँ पे ईयर्स आया, इन 10 ईयर्स। तो उन्होंने बताया कि 10 सालों में जो है अगर आप देखेंगे कि जब भी ये चीजें होती हैं तो ये पूरी घटना 42 घंटों में हो जाती है। अगर कब, ये पहली बात तो ये स्पॉट थियरी टाइम को उन्होंने बताया कि ये 10 सालों में ये घटना होती है, लेकिन जब भी आप किसी पोएम को कंपोज करते हैं तो 42 घंटे में ये सारी चीजें आपको याद आती हैं। कौन कौन सी चीजें? इमोशन का कॉन्सेप्ट, मेमोरी का कॉन्सेप्ट, रिकलेक्शन का कॉन्सेप्ट एंड क्रिएशन का कॉन्सेप्ट। तो यू फाइंड दिस थिंग, एंड यहाँ पे विद इन 42 एक बार आवर्स बताइए लिखना है ना सर। आपको। व्हाट? सर और एक बार डिस्कस कीजिए इसको सर। अ वेरी सिंपल थिंग कि द स्पॉट टाइम थियरी, इसको वर्ड्सवर्थ ने दिया है। किसमें दिया है? प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में दिया हुआ है। और वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि वेन एवर यू आर गोइंग टू कंपोज द पोएम, जब भी आप पोएम को कंपोज करने जाते हैं या लिखने जाते हैं तो पोएम अचानक कोई आदमी नहीं लिख लेता, बल्कि पोएम का कंपोजिशन 4 चरणों से होकर के गुजरता है। पहला आपका इमोशन का स्टेज होता है, दूसरा मेमोरी का स्टेज होता है, तीसरा रिकलेक्शन का स्टेज होता है, और चौथा आपका क्रिएशन का स्टेज होता है। अगर आपको याद होगा कि वर्ड्सवर्थ ने एक डिफिनीशन पोइट्री का दिया था कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड। तो इमोशन भी है, उसके बाद रिकलेक्शन, रिकलेक्शन कहाँ से होगा? मेमोरी से होगा। द पार्टिकुलर सीन, द पार्टिकुलर थिंग विच यू हैव विजिटेड, विच यू हैव सीन, दैट इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी एंड यू रिकलेक्ट इट, then the creativity is possible। and how that creativity comes? the sudden outburst of emotion। तो इन्होंने बताया कि ये 4 स्टेजेस से होकर के गुजरता है। कौन कौन सा? कंपोजिशन से पहले इमोशन, मेमोरी, रिकलेक्शन एंड क्रिएशन। और ये चीज उन्होंने कहा कि 10 ईयर्स में, अगर जब भी, जैसे अगर आपको कभी भी आपके दिमाग में आया कि मुझे जो है क्या करना है कि उस घटना पे पोइट्री लिखना है,
तो ये जो घटना आपको होगा ये 10 सालों तक आपके माइंड में बिल्कुल और वो स्टोर्ड रहता है। फिर आप उसको क्या करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं। तो ये जो जैसे ही आप उसको रिकलेक्शन का प्रोसेस करेंगे तो पूरे 42 घंटे में थिंग्स विल कम, वो पूरा 42 घंटे में ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ये बात उन्होंने बताई हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक ट्रू नहीं है। ये जितने पॉइंट है सारे पॉइंट क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। टीजीटी और पीजीटी दोनों में आ चुका है, क्वेश्चन के रूप में आ चुका है, आपको इसको समझना है। पहला चीज क्या है कि ऑन एजुकेशन अ वर्क ऑफ मिल्टन इन विच ही सपोर्टेड रिनेशा एजुकेशन। ऑन एजुकेशन एक वर्क है मिल्टन का, जिसमें मतलब प्रोज वर्क है पैम्फलेट के रूप में, जिसमें उन्होंने कौन से एजुकेशन को सपोर्ट किया है, रिनेशा एजुकेशन को सपोर्ट किया है। या रिनेशा एजुकेशन से क्या मतलब है, उससे सीधा सा मतलब है कि एजुकेशन फॉर एवरीवन। और उस एजुकेशन में क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, उस एजुकेशन में जो है साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही घिसी पटी जो चीजें थी, रिलीजन, बाइबल और चर्च, वहीं से सारी चीजें चलती रहे। नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने रिनेशा एजुकेशन का सपोर्ट किया है ऑन एजुकेशन में। उसके बाद आन शेक्सपियर वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। वी नो इट वेरी वेल कि यह भी एक वर्क है उनका जो कि आन शेक्सपियर दैट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये क्रिटिक है लैमार्टिन से। लैमार्टिन ने कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन एज लीफ ओवर हिज बाइबल। यह स्टेटमेंट है किसका, लैमार्टिन का है, जिसको कहते हैं पैराडाइज लॉस्ट एज अ ड्रीम। की पैराडाइज लॉस्ट एक ड्रीम के समान है, किसके लिए, प्यूरिटन के लिए। आपको याद होगा कि जो क्रिश्चियनिटी है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। और फिर अगर आप देखेंगे कि जो मिल्टन का एज था वह प्यूरिटन एज था, जहाँ पे प्यूरिटी ऑफ सोल, चेस्टिटी ऑफ सोल की बात की गई थी, प्यूरिटी ऑफ हार्ट की बात की गई थी। और एक तरह से जो है कि पीपल या डिवोटी शुड बी लॉयल टू गॉड। इफ यू आर द डिवोटी ऑफ गॉड वी शुड बी लॉयल, वी शुड ओबे गॉड। और हमें गॉड को ओबे करने में किसी तरह का लालच नहीं होना चाहिए, बिकॉज गॉड डाथ नीदर नीड मैंस गिफ्ट, या जो भी उन्होंने कहा था कि गॉड डाथ, ईश्वर को किसी भी तरह की किसी उपहार की या उसकी जरूरत नहीं होती, ना ही आदमी के कार्यों की। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट लेकर के अगर आप देखेंगे उसमें कहा गया कि पैराडाइज लास्ट जो है यह एक तरह का ड्रीम है, एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल। की जो प्यूरिटन थे फॉलन asleep, ऐसा लगता था कि वो गहरी नींद में सोए हुए थे ओवर हिज बाइबल, बाइबल को लेकर के। लेकिन यह जो है उनको जगाने, उस गहरी नींद से उनको जगाने का काम करता है। कौन सा जो है, पैराडाइज लास्ट। मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री इन हिज पोयम। मिल्टन ने जो है अपना जो व्यूज है पोइट्री का, उन्होंने अपनी पोयम लिसिडास में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। और फिर अगला ऑप्शन है लिसिडास एन एलिजी ऑफ मिल्टन कंपोज ऑन द डेथ ऑफ शेक्सपियर। ये गलत है, हम सबको पता है कि लिसिडास एलिजी है और यह एडवर्ड किंग की मौत पर जो है लिखा गया है, न कि शेक्सपियर की मौत पर लिखा गया। तो लिसिडास जो है या क्या है, एज एन एलजी, यह एक एलजी है मिल्टन का, कंपोज ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, उनकी एडवर्ड किंग की, न कि शेक्सपियर की डेथ पर लिखा गया है। एक सिंपल सा। बाकी सारे स्टेटमेंट है, लैमार्टिन का स्टेटमेंट फेमस है, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ऑन शेक्सपियर, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है, वार को लेकर के है। द वार ऑफ रोजेस वाज फॉट बिटवीन द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लंकास्टर। ये बात सही है कि जो वार ऑफ रोजेस हुआ था ये फॉट, लड़ा गया था किसके बीच में, बिटवीन द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लंकास्टर। हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लंकास्टर के बीच में लड़ा गया था। शुरू में जब मैंने क्लास लिया था इस पे मैंने पूरा एक मैटर भी लिख करके कि ये वार कब से कब तक चला हुआ था, और साथ ही साथ ये भी पॉइंट मैंने बताया था कि कैसे हुआ था, उसका एक वीडियो भी मैंने शेयर किया था, दैट इज अवेलेबल, वो यूट्यूब पर है। उसका मैटर मैंने उस समय जब ये बैच मैंने शुरू किया था तब मैंने वो किया था। दूसरा चीज है कि द 100 years war was fought between इंग्लैंड एंड फ्रांस। जो 100 years वार है यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है इन 1688 1688 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम है ब्लडलेस रिवोल्यूशन टुक प्लेस। ब्लडलेस रिवोल्यूशन हुआ था, और यह जो ब्लडलेस रिवोल्यूशन हुआ था, अगर आप देखेंगे कि इसको ग्लोरियस रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। क्यों, कारण है कि बगैर खून खराबे के जो है किंग को डिथ्रोन किया गया था, तो दिस इज आल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन टुक प्लेस, इट इज आल्सो नोन एज ग्लोरियस रिवोल्यूशन। उसके बाद आपका है कि ब्लैक डेथ, जो ब्लैक डेथ है इज द नेम गिवन टू द एपिडेमिक, यह महामारी का नाम है, ऑफ प्लेग। और एंड यू विल कम टू नो कि यह प्लेग था दैट अकर्ड इन 64 एज, जो 64 के एज में हुआ था। जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्लैक डेथ, पीजेंट रिवोल्ट, ये दो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। 1348 में ब्लैक डेथ, पीजेंट रिवोल्ट 1381 ईस्वी में 64 के समय में हुआ था। तो ब्लैक डेथ एक जो है महामारी का नाम था।
उसके बाद है सर थॉमस मोर से यूटोपिया। जो सर थॉमस मोर है उनका जो यूटोपिया जो वर्क है 1516 में, ये पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर थॉमस मोर से यूटोपिया जो 1516 में आया, इज कॉल्ड अ ट्रू प्रोलॉग ऑफ रिनेशा। इसको रिनेशा का ट्रू प्रोलॉग कहा जाता है। द वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस बुक। करें कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन बना था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो पहली बार थॉमस मोर के यूटोपिया में आया हुआ है। क्यों? क्योंकि यूटोपिया जो है यह लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि अ प्लेस लाइक हेवन वेयर देयर इज नो sorrow. So the concept of liberty, equality and fraternity, yeah, these words were used for the first time in Thomas More's Utopia. Now option F है विलियम टिंडल, a significant prose writer, translated the Bible, Old Testament into English. ये ऑप्शन गलत है, सब कुछ सही है लेकिन यहाँ पे एक गलत क्या है, बाइबल का उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन नहीं बल्कि न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किया। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि बाइबल का जो आपका ओल्ड टेस्टामेंट था उसका ट्रांसलेशन जॉन वाइक्लिफ ने 1382 में किया था। 1525 ईस्वी में यू विल कम टू नो कि 1525 में कहीं 1526 में यू विल कम टू नो कि उस न्यू टेस्टामेंट का, बाइबल की न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किसने किया था, विलियम टिंडल ने किया था। तो यहाँ पे सारी चीजें सही है लेकिन जो ब्रैकेट में ये बाइबल के आगे ओल्ड टेस्टामेंट लिखा हुआ है वहां पर अगर केवल आप न्यू टेस्टामेंट लगा देंगे तो पूरा ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। आंसर में मैंने एक्सप्लेन किया है, विलियम टिंडल ट्रांसलेटेड द बाइबल नॉट ओल्ड टेस्टामेंट, उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट का नहीं ट्रांसलेशन किया बट न्यू वन, बल्कि उन्होंने न्यू वन का इन 1526 1526 में। हिज ट्रांसलेशन द न्यू टेस्टामेंट वाज रिवाइज, उनका जो ट्रांसलेशन था द न्यू टेस्टामेंट उसको रिवाइज किया गया 1535 में, नोन एज कवरडेल बाइबल, और उसको क्या कहा जाता है, कवरडेल बाइबल भी कहा जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन वाइक्लिफ इन 1382, ओल्ड टेस्टामेंट को 1382 में जॉन वाइक्लिफ ने ट्रांसलेट किया था। ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611, जो ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है वो जेम्स फर्स्ट के समय 1611 में आया था। कई बार इस पर बात हो चुकी है। और क्रैनमर्स बाइबल, एक क्रैनमर का भी जो बाइबल है उसको ग्रेट बाइबल के नाम से जाना जाता है, वो 1539 ईस्वी में आया। और जो क्रैनमर का बाइबल है इसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर जो है, जो आपका न्यू टेस्टामेंट जो विलियम टिंडल ने ट्रांसलेट किया था उनके वर्क को इसमें शामिल किया गया। मतलब क्रैनमर ने ज्यादातर किसको अपने वर्क में शामिल किया हुआ है, विलियम टिंडल के द्वारा ट्रांसलेट किए गए न्यू टेस्टामेंट को उन्होंने अपने में शामिल किया। और क्रैनमर की बाइबल को हम ग्रेट बाइबल के भी नाम से जानते हैं। इस तरह की चीजें रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आया हुआ ईरान एंड एलाजान आर रिलेटेड टू कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर के दो रूप है विच आर यूज्ड इन अर्ली कॉमेडी, जो अर्ली कॉमेडी में यूज किया गया। यस, अगर आप देखेंगे कि जो ग्रीक कॉमेडी थी उस समय जो आती थी उसमें कैरेक्टर को ईरान और एलाजान के रूप में यूज किया गया है और यह किसका हिस्सा है, अर्ली कॉमेडी का हिस्सा। तो ईरान एंड एलाजान दे आर द टाइप ऑफ द कैरेक्टर, और वे कहाँ पे यूज किए गए हैं, दे वर यूज्ड इन अर्ली कॉमेडी। ऑप्शन बी है, हेमिंगवे हैज गिवन द थियरी ऑफ कोड हीरो, हेमिंगवे ने जो है कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, कोड हीरो का कॉन्सेप्ट दिया। कोड हीरो एक ऐसा फ्रेज है जो इंडिकेट करता है कि जो हीरो होगा उसका जो है डी कोडिंग करना होगा, समथिंग उसके साथ कोडिंग जुड़ा हुआ है एंड दैट नीड्स टू बी डी कोडेड। उसके बाद आप देखते हैं कि मोरालिटी प्ले, ऑप्शन सी है, मोरालिटी प्लेज वर प्रोड्यूस्ड इन 15th एंड 16th सेंचुरीज, या मोरालिटी प्ले जो है वह 15th और 16th सेंचुरीज में आया ज्यादातर उसकी पॉपुलैरिटी, जिसमें एक बड़ा एग्जांपल आपका क्या है, एवरी मैन का। आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि एवरी मैन इज एन एग्जांपल ऑफ मोरालिटी प्ले, जो बड़ा पॉपुलर मोरालिटी प्ले रहा है। और उसके आप कह सकते हैं कि उसके राइटर का नाम नहीं पता। ड्राइडन वाज द फर्स्ट ऑथर अपॉइंटेड ऑफिशियली बाय द ब्रिटिश सॉवरेन, करें कि ड्राइडन पहले ऑथर है जिनको डायरेक्ट राजा ने ऑफिशियल पोएट बनाया था या लाउरिएट पोएट बनाया था। यह 1668 की घटना है, ये बात सही है। पहले लाउरिएट पोएट तो बेन जॉनसन है, लेकिन डायरेक्ट जो है किंग ने अपना इंटरेस्ट जॉन ड्राइडन में शो किया और किंग ने खुद जो है उनको नॉमिनेट किया, या इसीलिए वर्ड आया ब्रिटिश सॉवरेन ने, ब्रिटिश सॉवरेन मतलब कि ब्रिटिश किंग ने उनको जो है डायरेक्ट वो किया था। तो ड्राइडन वाज द फर्स्ट ऑथर अपॉइंटेड ऑफिशियली बाय द ब्रिटिश सॉवरेन, यह सही है। फिर उसके बाद ई है, द सब टाइटल ऑफ लिसिडास इज सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, या लिसिडास जो आपका
वर्क है वो आपका क्या है, उसका सब टाइटल क्या है, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही है। लामार्टीन यूज द वर्ड रिनेशा फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको आप ध्यान से देखिएगा, यह चीज जो है लामार्टीन ने सबसे पहली बार रिनेशा शब्द का यूज किया, यह गलत है, बल्कि क्या है, आंसर में एफ को एक्सप्लेन किया गया है, रिनेशा वर्ड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ फ्रेंच हिस्टोरियन, जो रिनेशा शब्द है इसको सबसे पहले फ्रेंच हिस्टोरियन ने यूज किया, जिसका नाम क्या था, जूल्स मिशेल ने उसको यूज किया हुआ था। एंड यू विल कम टू नो उनकी किताब का क्या नाम था, हिस्टोना डी फ्रांस, 1855 में वो किताब आती है। तो रिनेशा का जो शब्द है इसको सबसे पहले जूल्स मिशेल ने यूज किया था, और यह कब आया था, हिस्टोना डी फ्रांस 1855 ईस्वी में आया हुआ है। तो यू फाइंड दिस थिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा, ये भी पूछा जा चुका है कि मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा की शुरुआत कब से होती है। द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा टुक प्लेस विद द राइटिंग ऑफ कास्ट, कास्ट नाम का एक प्ले जो ये कहा जाता है, कास्ट के राइटिंग से ही मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा या रियलिस्टिक ड्रामा की शुरुआत होती है। इसका आथर कौन है, हेनरी किप्सन, जीबी शाह, रॉबर्टसन, डब्ल्यू पिनरो। वी नो इट वेरी वेल कि रॉबर्टसन इसके आथर है। रॉबर्टसन जो कि कंटेम्प्रेरी थे आपके डब्ल्यू पिनरो के और जीबी शाह के, हेनरी किप्सन के, उन्होंने क्या लिखा हुआ था, उन्होंने जो है कास्ट नाम का प्ले लिखा हुआ था, जहां से माना जाता है कि रियलिस्टिक ड्रामा की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ से टोटल लिया गया है, लिटरेरी टर्म है, थोड़ा सा डिफिनेशन टफ लगेगा, लेकिन आपको काफी कुछ पहले भी एक्सप्लेन समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन सा ये गलत है, जिसमें इमेजिज्म कहा गया। इमेजिज्म क्या है, इमेजिज्म की डिफिनेशन है, द टर्म वाज क्वाइंड बाय एजरा पाउंड, इमेजिज्म जो टर्म है इसको एजरा पाउंड ने क्वाइन किया, एंड इनिशिएटेड बाय टी ई ह्यूम, और इसको इनिशिएट करने वाले आदमी कौन थे, टी ई ह्यूम थे। इट रिप्रेजेंटेड अ रिएक्शन अगेंस्ट द वीकेस्ट शार्ट ऑफ रोमांटिक पोइट्री, और जो इमेजिज्म था यह एक तरह सर का रिएक्शन था कि जी सर जहाँ तक मैंने देखा है तो रेनबो जो आपकी अब्राहम सर कहती है क्वाइन बाय टी.एच. हल्मी, और मतलब इंट्रोड्यूस और ज्यादातर वो करा जाने वाला इजरा पंड है। मे आई राइट और रॉन्ग सर? क्वाइन बाय टी टी ई ह्यूम, ई हल्मी, हल्मी सर, हल्मी। द पार्टिकुलर नेम व्हिच आई हैव रिटन। यस सर। अच्छा सर, क्वाइन बाय लिखा है वहां पर। या वही द पार्टिकुलर नेम टी ह्यूम, अच्छा हल्मी ह्यूम, हाँ ठीक है। जो जो आपने यहाँ पे किया, द टर्म वाज क्वाइंड बाय एजरा पाउंड, जो मैंने लिखा है इनिशिएटेड बाय टी ई ह्यूम, इफ यू फाइंड इट इन एम एच अब्राम्स जस्ट सेंड मी दैट पार्टिकुलर नोट। क्योंकि अगर आप एम एच अब्राम्स का नाम ले रहे हैं तो मैं उसके आगे खुद ही असहाय हो जाता हूँ। तो मैं, अगर आपने वहां पे देखा है और अगर ऐसा उसमें है तो आप सही होंगे। कारण है कि अगर आप एम एच एब्राम्स की बात करते हैं तो उनके आगे मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। बस आप मुझे वो पेज भेज दीजिएगा अगर अगर आपको ऐसा मिला है तो। आर यू गेटिंग माई ओके। वाइफ? हाँ, अगर आपको वो चीज वो यस मिला सर, यस होगा सर। तो हाँ, तो जरूर जो है फिर वही सही है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आप एक बड़े सोर्स का बात बता रहे हैं, तो उसके आगे फिर मैं आप कह सकते हैं लाचार या बेबस में, उसके आगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इट रिप्रेजेंटेड अ रिएक्शन अगेंस्ट द वीकेस्ट शार्ट ऑफ रोमांटिक पोइट्री, वो कह रहे हैं कि यह जो एक रिएक्शन था जो किसके खिलाफ था, वीकेस्ट शार्ट ऑफ, ये रोमांटिक पोइट्री के खिलाफ था। अगला वर्ड है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, द टर्म क्वाइंड बाय, ऑब्जेक्टिव जो कोरिलेटिव है इस टर्म को किसने क्वाइन किया था, अमेरिकन पेंटर एंड पोएट वाशिंगटन एल्स्टन ने। इसको जो क्वाइन करने वाले थे कौन थे, इसको पोएट वाशिंगटन ने क्वाइन किया हुआ है, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, टी.एस. एलियट ने किया था। टी.एस. एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को किसमें यूज किया था, अपने क्रिटिकल ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में, कई बार मैंने आपसे बताया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है ये आपका क्या है, इट्स अ फ्रेज विच रिफर्स टू हाइड द पर्सनालिटी ऑफ द ऑथर, वट एवर यू वांट टू एक्सप्रेस यू हैव टू एक्सप्रेस इट विद प्रॉपर ऑब्जेक्ट। वह ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, चेन ऑफ इवेंट्स हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, उसके सहारे आपको बात करना है। और ये चीज उन्होंने देखा था कि हैमलेट में नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो फ्रेज है क्वाइन करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, अमेरिकन पेंटर और पोएट वाशिंगटन एल्स्टन को। लेकिन इंट्रोड्यूस किसने किया है, टी.एस. एलियट ने किया है।
किसमें उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है? अपने क्रिटिकल एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में किया है, जो 1919 में आती है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है? यह एक टेक्निक है टू हाइड द पर्सनालिटी, वट एवर यू वांट टू एक्सप्रेस यू हैव टू एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर ऑब्जेक्ट। और वह क्या हो सकता है? वह एक चेन ऑफ इवेंट्स भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसके थ्रू आपको करना है। और वह चीज उन्होंने किसमें? हैमलेट में नहीं पाया, तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट उन्होंने आर्टिस्टिक फेल्योर कहा। प्राइमरी एपिक और फॉक एपिक, कह रहे हैं कि प्राइमरी एपिक या फॉक एपिक आपका क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल एपिक। प्राइमरी एपिक, फॉक एपिक को ट्रेडिशनल एपिक भी कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल क्या है? होमर्स का एलियड एंड ओडिसी है। यह ओरल फॉर्म में रहा है और इसमें इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप नजर नहीं आता है। मतलब पहले से ही लोगों की जुबान पर होता है, बाद में उसको कोई ना कोई मतलब एक रिटेन शेप देता है। और होमर का एलियड एंड ओडिसी उसका एग्जाम्पल है। सेकेंडरी एपिक और लिटरेरी एपिक, इट वाज कंपोज्ड बाय इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्ट्समैन। इसमें इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्ट्समैन नजर आता है इन डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म। और यह जो ट्रेडिशनल एपिक है उसके पैटर्न को जानबूझ करके इमिटेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की वर्जिल का एनीर और पैराडाइज लॉस्ट जो लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है। पैंटोमाइम इज एन एक्शन ऑन द स्टेज विद स्पीच, ये गलत है। सब कुछ सही है लेकिन एक चीज आपको वहां पे करना है, इज एन एक्टिंग ऑन द स्टेज विदाउट स्पीच। अगर आप विद स्पीच पे जाएंगे तो गलत। देखिए बहुत मैंने बारीक रखा है इसलिए आपको ध्यान में रखना है। पैंटोमाइम यह एक ऐसा आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस होता है जिसमें जो है जेस्चर है, पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं होगा। वह कौन सा चीज नहीं होगा? विद स्पीच नहीं होगा बल्कि विदाउट स्पीच होगा। इसीलिए लिखा गया कि इट्स एक्टिंग ऑन द स्टेज, यह एक तरह से स्टेज पर एक एक्टिंग है विदाउट स्पीच, बगैर स्पीच के, यूजिंग ओनली बॉडली मूवमेंट, जिसमें बॉडली मूवमेंट होता है, एंड एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन टू मिमिक, और उसमें जो है फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह को एग्जैजरेट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जरूरी था कि उसको यहाँ पे शामिल करना। कुछ चीजें आप जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी थी जो उसको वो किया गया। इसमें सारे ऑप्शन सही है, केवल आपको समझाने के लिए, रटाने के लिए ये चीज ली गई है। कि क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक रॉन्ग है? वी नो इट वेरी थ्रीनोडी और मोनोडी, इट इज अ वॉइस क्लियर नहीं है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक रॉन्ग है? थ्रीनोडी और मोनोडी। इट इज अ टाइप ऑफ डर्ज विच रिप्रेजेंट द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन। कह रहे हैं कि यह एक तरह का जो है क्या है कि एक तरह का डर्ज होता है, शोक गीत होता है, जिसमें किस क्या होता है? अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन। खास करके किसमें? मोनोडी में। मोनोडी को अगर आप देखें, मोनोडी क्या? मोनोडी इज द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन। ये चीज बहुत सिंपल सा है और हम सबको पता है कि थ्रीनोडी है, मोनोडी है, डर्ज है, ये सब टाइप्स ऑफ एलजी, बहुत दोनों सब में बहुत अंतर नहीं होता। जो डर्ज है वह क्या है कि वर्सिफिकेशन, लैमेंटिंग सॉन्ग है, वर्सिफिकेशन है जिसमें ग्रीफ को, जिसमें आप कह सकते हैं एगनी को, बहुत ज्यादा जो कष्ट होता है उस पार्टिकुलर कष्ट को जब गीत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? दर्ज कहा जाता है। और दर्ज जो होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलजी होता है। मोनोडी क्या होता है? वही जब दुख जो है सिंगल पर्सन द्वारा अटर किया जाता है तब वह चीज क्या होता है? मोनोडी होता है। एंड वी नो इट वेरी वेल कि थ्रीनोडी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? दैट इज इक्विवेलेंट टू दर्ज। ट्रेजिक फ्लॉ एन एरर ऑफ जजमेंट है, कई बार बात हो चुकी है, इस पे बार बार बात नहीं करना है कि एन एरर ऑफ जजमेंट ट्रेजिक फ्लॉ। मेलोड्रामा क्या है? फुल ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स इन विच द कैरेक्टर एंड इमोशन सीम टू बी एग्जैजरेटेड टू बी रियल। करें कि जो मेलोड्रामा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्साइटिंग इवेंट्स होता है मेलोड्रामा में, जिसमें कैरेक्टर और इमोशन को ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि इतना बढ़ा चढ़ा के जैसा लगता है वो सब बिल्कुल रियल हमारे आंखों के सामने चल रहा है। जैसे आज के समय में 3D 4D 5D आ गया तो लगता है बस पर्दे से निकल करके कैरेक्टर बाहर कुर्सी पे बैठ जाएगा। तो मेलोड्रामा, दैट इज व्हाट मेलोड्रामा, फुल ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स इन विच द कैरेक्टर्स एंड इमोशंस सीम टू बी एग्जैजरेटेड टू बी रियल। या ये सही है। नावेलीट क्या है? हमें पता है कि नावल का नावल से छोटा मीन्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। यह वर्क ऑफ फिक्शन है शार्टर देन नावल, जो नावल से छोटा होता है बट लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी, लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है नावेलिट। और अभी आपको याद होगा कि हम लोग बात कर रहे थे उसका क्या नाम है, जोसेफ कॉनरेड का जो हार्ट ऑफ डार्कनेस, या कौन सा वर्क जो नॉवेलिट का एग्जांपल है? कई बार मैंने बताया था ना कि जिसमें अफ्रीका का सेटिंग था। या नहीं, जॉसलिन तो दैट इज गर्ल्स वाजी। आई वाज जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ
हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरैड का, जिसमें कोलोनियल हार्ट ऑफ सेटिंग है। डार्कनेस सर, हार्ट ऑफ डार्कनेस। हाँ, हार्ट ऑफ डार्कनेस की मैं बात कर रहा था, तो वो उसका एक एग्जांपल है। डॉगरेल कई बार पूछा जा चुका है। डॉगरेल का अ टर्म अप्लाइड टू रफ हैवी फूटेड एंड जर्की वर्सिफिकेशन। ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा कि डॉगरेल जो है या क्या है, डॉजरल या डॉगरेल, अ टर्म अप्लाइड टू रफ हैवी फूटेड एंड जर्की वर्सिफिकेशन। स्पेशली कौन सा साउंड निकलता है, कैकोफोनी, ऐसा जो है जहां पे कैकोफोनी साउंड होगा, मोनोटोनस होगा, उस डिक्शन को क्या कहा जाएगा, डॉगरल कहा जाता है। डॉगरल अ टर्म एक ऐसा टर्म है अप्लाइड टू रफ, किसके लिए, रफ के लिए, हैवी फूटेड एंड जर्की वर्सिफिकेशन, ऐसी लाइनें जहां पे होगा जिसमें क्या होगा, एंड आल्सो टू वर्सेस, ऐसी लाइनों के लिए दैट आर मोनोटोनसली रेगुलर इन मीटर, जो कि जो है मोनोटोनस साउंड लिए होती है, यानी जिसमें कैकोफोनी साउंड होगा, इयोफोनी नहीं होगा, उसको क्या कहा जाता है, डॉगरल कहा जाता है। मास्क इट ओरिजिनेटेड इन इटली, इसकी उत्पत्ति इटली में हुई, एंड फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में आया इन द 16 और 17 से 16वीं और 17वीं शताब्दी में ज्यादातर इंग्लैंड में देखने को मिलता है। इट वाज एन एलाबोरेट फॉर्म ऑफ कोर्ट इंटरटेनमेंट। कह रहे हैं कि जो मास्क है वह कुछ नहीं है बल्कि कोर्ट इंटरटेनमेंट का एलाबोरेट फॉर्म है, और वह जब कोर्ट इंटरटेनमेंट को जब किया जाता है तो उसके साथ और क्या क्या चीजें, दैट कंबाइंड पोइटिक ड्रामा, जिसमें उसको पोइटिक ड्रामा का शेप दिया जाता है, म्यूजिक का यूज किया जाता है, उसमें सॉन्ग भी होता है, डांस भी होता है, स्प्लेंडेड कॉस्ट्यूमिंग होती है, एंड स्टेज स्पेक्टेकल्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है, और इसी को क्या कहा जाता है, मास्क कहा जाता है। तो जो मास्क है वह कोर्ट इंटरटेनमेंट का क्या है, एलाबोरेट फॉर्म है, द एलाबोरेट फॉर्म ऑफ कोर्ट इंटरटेनमेंट, जिसमें क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, ड्रामा का शक्ल दिया जाएगा, और ड्रामा कैसा होगा, पोइटिक ड्रामा होगा, म्यूजिक होगा, सॉन्ग होगा, डांस होगा, स्प्लेंडेड कॉस्ट्यूमिंग होगा, एंड स्टेज स्पेक्टेकल्स होगा। साथ ही साथ दोस कैरेक्टर हु प्ले देयर रोल दे पुट मास्क ऑन देयर फेसेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीट राइटर्स कई बार पूछा जा चुका है। एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर्स, स्पेशली अ लूज निट ग्रुप ऑफ पोएट्स एंड नॉवलिस्ट। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा, जो बीट राइटर्स थे उसमें केवल नॉवलिस्ट शामिल थे, पोएट शामिल थे, और उसमें कौन शामिल नहीं थे, ड्रामेटिस्ट शामिल नहीं थे, क्रिटिक शामिल नहीं थे। शामिल कौन थे, आपको मैंने फिर से बता दूं कि ये जो है नॉवलिस्ट शामिल थे, पोएट शामिल थे। और एक कब की घटना, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 1950 एंड अर्ली 1960, 1950 से लेकर 60 के दशक में ये लोग आते हैं, एक पॉइंट। उसके अलावा ये लोग किसके बारे में बात करते हैं, हु सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स एंटी एस्टेब्लिशमेंट, जो कि उस समय का जो सामाजिक नजरिया था, जो जो एक तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के वो बात करते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके खिलाफ बात करते हैं, जो समय की इंटेलेक्चुअलिटी थी उसको अपोज करते हैं, और जो प्रिवेलिंग कल्चरल सिस्टम था उन सारी चीजों को वो लोग क्या करते हैं, अपोज करते हैं। और लिटरेरी एंड मोरल वैल्यूज, और उनको लिटरेचर, कल्चर, मोरल वैल्यूज का कोई भी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं था। और जब भी वे अपनी बात को करते थे, खासकर वे परफॉर्म करते थे छोटे से ग्रुप में कहीं पर, तो जब भी वो किसी चीज को परफॉर्म करते थे, दे यूज्ड जाज और ड्रम, they beat jazz or drum whenever they sang any whenever they sang any song, they used, yeah, they beat jazz or drum. This is why they are known as beat writers, उनको beat writers है। they use jazz or drum to express their thoughts and draw the attention of the people, ऐसा करके वे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते थे। ये बात कब से की है, 50 से 60 के दशक की है। और आपको जो ध्यान में रखना है किया क्या था, अ लूज निट ग्रुप ऑफ ओनली पोएट्स एंड नॉवलिस्ट, एक पॉइंट ध्यान में रखना, कब से कब तक का, 50 से 60 तक का। किसका यूज करते थे, जाज या ड्रम का यूज करते थे, टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड ड्रा द अटेंशन ऑफ द पीपल। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो लोग एंटी स्टैब्लिशमेंट थे, एंटी पॉलिटिकल थे, एंटी इंटेलेक्चुअल थे, एंड द प्रिवेलिंग सिस्टम जो था उसका अपोज करते थे। ये बीट राइटर्स की खासियत थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु यूज द टर्म एपोलियोनियन एंड डायोनीसियन, किन्होंने एपोलियोनियन और डायोनीसियन वर्ड यूज किया है, ये नीत्से का है, नीत्से ने ये वर्ड यूज किया हुआ है। तो 9 का बी आपका ऑप्शन सही है। इट वाज यूज्ड बाय नीत्से, नीत्से ने इसका यूज किया क्या चीज दिखाने के लिए, टू शो द अपोजिशन बिटवीन रीजन एंड इंस्टिंक्ट, उन्होंने रीजन और इंस्टिंक्ट के बीच में अंतर दिखाया है, कल्चर एंड प्रिमिटिव नेचर के बीच में, कल्चर और प्रिमिटिव नेचर के बीच में, साथ ही साथ जो है रीजन और इंस्टिंक्ट के बीच में अंतर दिखाने के लिए उन्होंने एपोलियोनियन एंड डायोनीसियन वर्ड यूज किया हुआ है। क्वेश्चन 10 है, अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस आर पीस ऑफ राइटिंग व्हिच ट्राइज टू मेक समथिंग रिडिकुलस बाय प्रेजेंटिंग इट इन अ ह्यूमरस वे। ये बर्लेस्क है, बर्लेस्क इसका डिफिनीशन है, बर्लेस्क का डिफिनीशन मैंने वहां पे लिखा हुआ है, ये पूछा जा चुका है कि अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होगा या पीस ऑफ राइटिंग होगा, विच ट्राइज टू मेक समथिंग, जिसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, रिडिकुलस सिचुएशन होगा,
रिडिकुलस बाय प्रेजेंटिंग इट इन अ ह्यूमरस वे। रिडिकुलस सिचुएशन होता है और ह्यूमरस वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, बर्लेस्क कहा जाता है। उसमें हाई बर्लेस्क, लो बर्लेस्क तमाम चीजें हैं, लेकिन हमें इतना ध्यान में रखना है। सेजरा हमें पता है कि सेजरा क्या है, स्टॉप है जो, या आप कह सकते हैं कि जो है उसको कामा जो पंक्चुएशन होता है उसके माध्यम से रखा जाता है। कोरस ग्रुप ऑफ सिंगर है जो कि एक तरह से ड्रामा में जिनका यूज किया गया है। दे वर्क एज अ ब्रिज टू कनेक्ट ऑडियंस एंड द कैरेक्टर। कैकोफोनी साउंड है जो हार्श टोन के लिए यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है। एल्यूजन की डिफिनेशन, पासिंग रेफरेंसेस सही है। अवांते गार्डे पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अवांते गार्डे जो है यह क्या था, यह एक फ्रेंच जर्मन वर्ड था जहां पे जर्मन सैनिक आगे जाकर के सलामी देते थे, तो वहां से ये चीज लिया गया है। लेकिन ये लिटरेचर में सैनिकों के लिए नहीं आया है, बल्कि उन ग्रुप ऑफ राइटर्स के लिए आता है। ये ग्रुप ऑफ राइटर्स के लिए जो परंपरा में नहीं बनते हैं, बल्कि सड़ी गली परंपराओं को त्याग करके नए ढंग का एक्सपेरिमेंट करते हैं और फ्रंट में जाकर के खुल करके लिखते हैं किसी भी चीज को, चाहे वो क्वियर थियरी को लेके बात हो, जेंडर स्टडीज को बात हो, फेमिनिज्म को लेकर के बात हो, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट जो भी वो होगा, उसको उस राइटर को क्या कहा जाता है, अवांत गार्ड है। लेकिन यह कहाँ से है, यह जो है एक तरह से मिलिट्री का वहां का कल्चर से लिया गया है, जिसमें जो सेना की अगली टुकड़ी होती है वह बढ़ करके, बगैर डरे हुए बढ़ करके लोगों से भिड़ती है या सलामी देती है, तो वहां से उसको लिया गया है। और यहाँ पे किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, अवांते गार्डे की द एडवांस ग्रुप। यह एक एडवांस ग्रुप है इन लिटरेरी आर्ट्स। लिटरेरी आर्ट्स में हुज वर्क्स आर कैरेक्टराइज, जिनके वर्क में ये देखा जाता है चीफली बाई अनऑर्थोडॉक्स की, वे कट्टरता को किनारे लगा देते हैं एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, और तमाम नए नए जो है मेथड्स वगैरह एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, अवांत गार्डे कहा जाता है, इस तरह के राइटर को। सेजरा क्या है, अ पास नियर द मिडिल ऑफ अ लाइन। आप कोई थी कई बार हो चुका वही चीजें, सेजरा एजरा केजरा पता नहीं क्या क्या। एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या है, अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग। कह रहे हैं कि एफोरिज्म, अभी कल मैडम या किसी ने पूछा था कि एफोरिज्म का क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि मैक्सिमम इफेक्ट इन मिनिमम वर्ड। और इसमें क्या होता है कि एक शार्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग होता है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्टिव सेइंग। इंस्ट्रक्टिव सेइंग में क्या होता है कि उसमें जो भी कहने वाला होगा वह इंस्ट्रक्टर के रूप में या टीचर के रूप में बिहेव करता है। यू जस्ट फाइंड इट इन फ्रांसिस बेकन से ऐसे जो है एफोरिज्म, वहां पे बहुत, गागर में सागर भरना। एपीग्राम क्या है, ये भी अ शार्ट पिथी स्टेटमेंट। यह जो है एक शार्ट पिथी स्टेटमेंट होता है और इनडायरेक्ट सेइंग होता है। अ शार्ट पिथी स्टेटमेंट विद इनडायरेक्ट सेइंग इसमें होता है। तो ये सब मैंने उसको लेकर के एक एक लाइन में डिफिनेशन को बताया है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड टुडे, खासकर पूरा लिटरेरी टर्म को कवर करने की कोशिश किए हुए हैं। तो इस तरह से यू विल कम टू नो कि जितना भी जो भी सेक्शन था, ज्यादातर लिटरेरी टर्म का, और लिटरेरी टर्म के अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी फॉर्म्स, तमाम चीजों को हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया है। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने बीच में राइटर्स पे भी लिए थे। नाउ कल से, आज से ही मैंने शुरू कर दिया बनाना। कल से मोस्ट प्रोबेबली जितना क्वेश्चन होगा वो केवल और केवल आथर पर होगा। तो इधर के बचे हुए समय में आथर को लेकर के हम लोग चलेंगे। एंड सॉरी कि मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ या चीजें वो हैं, तो वट एवर सर यू वांट रियली टू से आज यू कैन बहुत जस्ट। ही अच्छा आपने पावर्ड किया है, नॉलेज का नेक्टर ऑफ ओशियन आपने बहा दिया, आज मजा आ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आपको इसके लिए। और जिसको जो भी है, आप अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे